नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि जो टाइटल मैंने दिया है, हेडिंग दिया है इस वीडियो को, वो देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। लेकिन ये बात मैंने मैंने अपने पहले वीडियो में बोली थी कि क्या इसमें मोदी जी का हाथ है। तो ये शीर्षक देखकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा, क्या भाऊ तोरसेकर को आज राहुल गांधी डस गया है। जैसे राहुल गांधी दुनिया में कुछ भी इधर उधर हो जाए, उसका उसके लिए मोदी को जिम्मेदार पकड़ते हैं। तो भाऊ भी उसी भाषा में अगर बात कर रहा है, तो क्या भाऊ को राहुल गांधी ने काटा है या डसा है? क्या हो गया भाऊ को? क्योंकि मैं मोदी का समर्थक हूं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जब बात नेपाल की आती है, नेपाल की जो बातें और खबरें सामने आ रही है, वो देखने के बाद मैं जितना सोच रहा हूं, जितना वो समझने की कोशिश कर रहा हूं, इतना उलझते जा रहा हूं। और इसका कारण ये है कि क्या सचमुच इसके जिम्मेदार मोदी है? हाँ, एक तरीके से है। ये हमें समझना पड़ेगा कि मोदी, नेपाल में जो दंगे हुए, नेपाल में जो तख्ता पलट हो गया, उसके जिम्मेदार मोदी है। ये हमें अलग एंगल से अगर समझने की कोशिश करें तो मानना पड़ेगा। अब बारीकी से जो घटना हुई है, जो खबरें आई है, वो तरीके से समझने की कोशिश करो। क्या हुआ है? वहां के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, अधिकारी थे, वो हर कोई अपनी अपनी अय्याशी में डूबा था। नाम गरीबों का लेता था। गरीबों के उत्थान के लिए हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। इस ढंग से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, लिबरल, ऐसी बातें करने वाले लोग वहां सत्ता में थे। राजशाही हटाकर इन्होंने वहां प्रजातंत्र लाया था। जनता का राज था। जनता के चुनाव थे। 14 साल में 14 सरकारें बदली गई, लेकिन आम जनता की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। लेकिन ये जो राजनेता राजशाही में कंगाल थे, वो बड़े पैसे वाले हो गए। इनके परिवार ऐश करने लगे। इनके बच्चे विदेश में बड़े बड़े फीस भरकर पढ़ने जाने लगे, टूरिस्ट के लिए टूर करने जाने लगे, गाड़ियां उड़ाने लगे। और गरीब जनता वैसी की वैसी भिखारी रही। ना कोई डेवलपमेंट हुआ। तो उसका गुस्सा तो लोगों में था, लेकिन गुस्सा तब काम में आता है जैसे बारूद में अगर एक चिंगारी गिर जाए तो बारूद फट जाता है। वैसे ही चिंगारी की जरूरत होती है। बारूद अपने आप फटता नहीं है। विस्फोटक जो होता है, उसके लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। और वो चिंगारी अगर कहीं से पहुंच जाए तो वहां विस्फोट होगा। और वो विस्फोट नरेंद्र मोदी है। और ये हमें समझना जरूरी है। पिछले 11 साल में, यानी 2014 के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश की, भारत की जनता ने उनको 2 बार बहुमत दिया और तीसरी बार उनके गठबंधन को बहुमत देकर फिर से प्रधानमंत्री बनाया। तो क्या मोदी ने 11 साल में किया क्या? हमें दिया क्या? ये सवाल भारत के विपक्ष रोज का रोज पूछते रहते हैं कि मोदी आए, ठीक है, क्या किया मोदी ने? वो अच्छे दिन कहाँ है? ये कहाँ है, वो कहाँ है? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। रोज के रोज मोदी पर आरोप होते रहते हैं और पूछा जाता है मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आम जनता की जिंदगी में क्या फर्क हुआ? वैसे तो फर्क बहुत बड़े, आम जनता जानती है, सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं जानते। मोदी ने जनधन अकाउंट खोले। उस अकाउंट में डायरेक्टली सरकार की जो सब्सिडी होती है, सरकार जो भी पैसा आम जनता को देना चाहती है, नागरिक को देना चाहती है, वो उसके खाते में सीधा पहुंच जाता है। क्योंकि उसका जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट मोदी जी ने निकाला। और जो जनता
के लिए पैसा भेजा जाता था उसमें करप्शन होता था, ऐसा राजीव गांधी के पिताजी राजीव गांधी कहते थे। वो तो बदल गया, इतना तो बदल गया ही तो मानना पड़ेगा। तो बहुत सारे बदल हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रही है। जिस आसानी से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया चौंक गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश, सुपर पावर भी अचंभित है कि ऐसा मोदी ने क्या कर दिया कि 6 घंटों की एक मिलिट्री ऑपरेशन ने पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। जो पाकिस्तान हर दिन एटमी हमले की धमकियां देता था, वो एकदम डर गया है पाकिस्तान। ये क्या हुआ? ये पूरी दुनिया चकित होकर देख रही है। इसका मतलब मोदी ने कुछ तो किया है, और जो कुछ किया है उससे भारत की दुनिया भर इज्जत बढ़ी है। भारत की कूटनीति इतनी काम आई है, भारत की मोदी ने की हुई डेवलपमेंट इतनी काम आई है कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत के सामने शरणागत होने के लिए तैयार है। गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका का अध्यक्ष, भाई मोदी यार हमारा फोन तो कम से कम उठाओ, हमारे साथ बात करो, हमारे साथ डील करो। चाइना भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, रूस तो पहले से ही खड़ा है। यूनाइटेड नेशंस को भी भारत से डर लगता है कि शायद मोदी यूनाइटेड नेशंस को भी चैलेंज करेंगे। तो ये जो कुछ हुआ है, भारत का और इंडिया का दबदबा मोदी के जमाने में दुनिया भर इतना 10 साल में बढ़ा है। ये एक कारण है नेपाल जैसे दंगे का, कि अगर एक प्रधानमंत्री भारत जैसे इतने बड़े देश को, 140 करोड़ जिसकी आबादी है, ऐसे देश में गरीबी, रोजगार इतने आसान कर देता है कि गरीब का जीना भी आसान हो गया है। गरीब भी बड़ी शान से जी सकता है। एक प्रधानमंत्री 10-11 साल में इतनी सारी चीजें कर सकता है, तो नेपाल में क्यों नहीं होगा? बांग्लादेश में ऐसी डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी? क्यों इंडोनेशिया संपन्न नहीं होगा? ये सवाल वहां के आम जनता की दिमाग में आना शुरू हो जाता है। आजकल की आप चर्चा देखो, पाकिस्तान पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर हमेशा भारत को छोटा दिखाने की कोशिश होती थी, भारत को कम आंकने की कोशिश होती थी। पाकिस्तानी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर चर्चा देखो तो हमारा पाकिस्तान का जज्बा सबसे बड़ा है, हम जज्बे से ही हिंदुस्तान को हरा देंगे, ऐसी बात करने वाले लोग थे। वो आज बोल रहे हैं कि अरे मोदी जैसा कोई पाकिस्तान में नेता आगे आता तो पाकिस्तान कहां से कहां निकल जाता। तो 10-11 साल में मोदी जी ने भारत जैसे एक खंडप्राय देश में जो कुछ चमत्कार करके दिखाया है, उससे भारत के आम जनता, भारत के नौजवान, उनकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन बढ़ गई है। आज के भारत के युवा जो है वो हाथ फैलाना नहीं चाहते, वो अवसर चाहते हैं। भारत का जवान युवा है, वो बोलता है मुझे कुछ करना है, मुझे अवसर दे दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। अग्निवीर की स्कीम लाई गई, कुछ 4-6 सालों के लिए आर्मी में भर्ती हो गए और बाद में रिटायर हो गए। 4-6 साल में उनको अग्निवीर बोला गया। हमारे यहाँ के विपक्ष ने उसकी निंदा की थी, लेकिन कल परसों जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसमें पाकिस्तान के ड्रोन्स वगैरह गिराने का काम, मिसाइल गिराने का काम उसी अग्निवीर युवाओं ने किया, जो परमानेंट सैनिक नहीं है, आर्मी नहीं है। उनको अग्निवर्ग करके भर्ती किया गया, कुछ समय के लिए भर्ती कर दिया गया, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं थी, एम्बिशन थी, उसको अवसर मिला और उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। और कौन से हथियार इस्तेमाल किए? दूसरे दूसरे विश्व युद्ध में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती थी, वो एंटी एंटी एयरक्राफ्ट गन से ये सारे मिसाइल
और पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स वगैरह गिराने का काम एंटी एयरक्राफ्ट गन से पूरा किया गया, जो आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आज के जमाने में उस एंटी एयरक्राफ्ट गन को यूजफुल बनाकर लड़ाई लड़ी गई। ये किसने किया? मोदी ने नहीं किया। मोदी ने अवसर दिया। जो एम्बिशियस बच्चे हैं, युवा है, उनको अवसर दे दिया और उन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया। अग्निवीर एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो नए नए वैज्ञानिक हमारे देश में युवा है, डीआरडीओ में हो गए, इसरो में हो गए, या और कई आर्म फैक्ट्री में हो गए, उन्होंने वो इनोवेट किया, मॉडिफाई किया एंटी एयरक्राफ्ट गन, और उससे हमने लड़ाई जीत कर दिखाई। दुनिया इसीलिए अचंभित है कि ये क्या किया। ये सब मोदी ने नहीं किया, मोदी ने अवसर दिया। जो युवा, जो जवान लड़के तुम्हारे देश के, तुम्हारे आवाम के कुछ करना चाहते हैं, उनको अवसर देना जरूरी होता है। तो वो पराक्रम करते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं, नेशन बिल्डिंग करते हैं। लेकिन ऐसा अवसर देने वाला नेता जरूरी होता है। सब्सिडी देने वाला, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, आपके खाते में डायरेक्टली इतने लाख रुपए जमा हो गए, लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को अवसर चाहिए। और अवसर देते देते मोदी ने 10 साल में पूरे देश को इतना सामर्थ्यशाली बना दिया है कि पाकिस्तान को तुर्कस्तान ने मदद की, अजरबैजान ने मदद की, तो सरकार से पहले भारत की जनता ने ही गुस्से में आकर तुर्कस्तान और अजरबैजान पर बहिष्कार घोषित किया। बाद में सरकार ने वो पॉलिसी बनाई, लेकिन पहले आम जनता ने तय किया, नहीं घूमने के लिए तुर्कस्तान जाएंगे, नहीं अजरबैजान जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री ने तय किया कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री तुर्कस्तान या अजरबैजान में फिल्मिंग नहीं करेंगी। तो ये करने वाले लोग कौन है? अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, जवान है, बच्चे हैं, वैज्ञानिक है, अग्निवीर है, लेकिन उनको अवसर निर्माण करके देने वाला एक नेता है जिसका नाम मोदी है। और जब ऐसा नेता एक देश में, एक समाज में लीडर बन के उभरता है, तो वो अपने आप उस देश को सामर्थ्यशाली बनाता है, संपन्न बनाता है। क्योंकि संपन्नता लाने वाले जो फोर्सेस होते हैं, जो ताकतें होती है, वो उसी मिट्टी में जन्म लेती है। उनको अवसर देना जरूरी होता है। और जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का मोदी जी ने भारत में खड़ा करके दिखाया है, उससे हमारे पूरे पड़ोसी देश, भारत के आसपास के साउथ ईस्ट एशिया के देश और वहां की आवाम बड़ी इंप्रेस हो गई या प्रभावित हो गई है। उनको भी लगता है हमारे देश में भी कोई मोदी पैदा हो जाए। नेपाल के जो रास्ते पर घूमने वाले लड़के थे, दंगा फसाद करने वाले, उनके हाथों में भी मोदी की फोटो थी, मोदी का पोस्टर था, मोदी का नाम ले रहे थे, कुछ तो योगी का भी नाम ले रहे थे। मतलब साफ है, वो उनके देश में कोई मोदी पैदा हो इसके लिए लालायित हो गए। उनको चाहिए हमें भी मोदी जैसा नेता मिले, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जैसा होगा तो हम भी दुनिया में एक तगड़ा समाज बनकर, एक सामर्थ्यशाली देश बनकर खड़े रहेंगे, ना दूसरे के सामने कटोरा लेकर घूमेंगे। ये जो माइंडसेट सिर्फ भारतीयों का नहीं बदला है, मोदी जी ने हमारे देश के लोगों को, आवाम को, युवाओं को जो अवसर दिया और अपना सामर्थ्य, अपना पुरुषार्थ, अपनी कर्तव्य दिखाने का अवसर दिया है, उससे जो कुछ हुआ है उससे पूरी दुनिया इंप्रेस हो गई है, प्रभावित हो गई है। और उसका प्रभाव जो नजदीकी देश होते हैं उसकी जनता पर पड़ता है, पाकिस्तान पर भी पड़ा है। आजकल पाकिस्तान की मीडिया में आप चर्चा देखो, यार हमारे देश में कोई मोदी जैसा नेता होता, ये चर्चा और डिबेट पाकिस्तान पर हो रहे। जो 2014 के बाद हर दिन मोदी को गालियां गिनते थे, ऐसे पाकिस्तान की मीडिया पर आजकल मोदी की आरती उतारी जा रही है।
और जब लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये रोक कर बैठे हैं, ये अड़ंगा बने हैं हमारे देश की, हमारे समाज की प्रगति में, ये लोग अड़ंगा बने हैं। ऐसा जब जनता को लगता है तो वो अड़ंगा दूर करने के लिए घर से निकलकर रास्ते पर आ जाते हैं। वही बात नेपाल में हुई है। जब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई मोदी होना चाहिए, और मोदी हो क्यों नहीं रहा है, कि जो कर नहीं रहे वही तो नेता बनकर बैठे, पहले उनको हटाना चाहिए। अगर अपने आप समझबूझ कर नहीं जा रहे तो लात मारकर भगाना पड़ेगा। और हमने देखा, उसका वीडियो भी आया है। कोई नेपाल का अर्थ मंत्री था, वो भाग रहा था, उसको एक आंदोलक ने लात मारकर गिराया। तो मोदी जैसा नेता चाहिए। इसके लिए अगर हमारे पड़ोसी देशों में बगावत हो रही है, उठाव हो रहा है, तो एक तरीके से मोदी के प्रभाव ने उस जनता को उकसाया। ये आरोप गलत नहीं मानना पड़ेगा। मोदी ने भारत में जो करके दिखाया है, उस पर पड़ोसी देशों में बगावत होने की जिम्मेदारी इसलिए आती है कि क्यों हमें मोदी नहीं मिल रहा है, क्यों हमें ऐसा नेता नहीं मिल रहा है। तो जिम्मेदारी मोदी की बनती है ना। अगर पहले जैसे नेता होते और भारत वहां वैसा की वैसा अंडर डेवलप कंट्री रहता, पिछड़ा देश रहता, तो क्या ये उम्मीद नेपाल, बांग्लादेश या पड़ोसी देशों में जग जाती कि हमें भी भारत जैसे प्रगति के रास्ते पर चलना है, तो ले जाने वाला नेता चाहिए, और नेता मोदी जैसा चाहिए। तो एक तरीके से उनके मन में उम्मीद जगाना भी उनको उकसाना ही होता है। मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो जो भाषण दिए, जो जो प्रोग्राम बनाए, वो सब बारीकी से देखे और समझे। उन्होंने भारत के आम जनता के मन में, दिल में जो इच्छा आकांक्षा है, एम्बिशन थी, उसको उकसाया है। और उकसाने से जो पुरुषार्थ खड़ा हुआ, उससे आज 10 साल के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी भारत के सामने झुकने का समय आ गया है। तो आप मुझे बोलिए कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मोदी पर नहीं आती? सोचिए। मैंने आपको सोचने को बाध्य करने के लिए ये वीडियो बनाया कि क्या मोदी ने नेपाल के दंगे फसाद जो हुए है, तख्ता पुलट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर नहीं आती? सोचिए। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।